करते हैं फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जो है स्टडी करने से पहले कुछ चीजें आपने पिछले लेक्चर में आपने देखी होगी। एक था ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है। हेलो सर, जी जी, कुछ लड़के दूसरी मीटिंग में बैठे हुए हैं। मतलब दूसरी मीटिंग से मुराद एक और भी हो रही है। वो किसकी हो रही है? पता नहीं सर। नहीं तो मैंने जो मेल सर की ये है, मैथ की जो मैंने मीटिंग अभी अरेंज की हुई है ना, ये इसमें जो मेल आई है उसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा चले ठीक है, वो आ जाएंगे अभी। अच्छा ये देखें, हम बात कर रहे हैं फोरियर सीरीज की। तो फोरियर सीरीज के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताया था, हमने स्टडीज की हुई हैं। एक उसमें जो है ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, और ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम जो है वो पढ़ी थी। ये नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कह रहा है, इस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल माइनस पी टू पी and can be extended in an orthogonal series consisting of trigonometric function in the orthogonal set 1, that is f of x is equal to a naught divided by 2 plus n 1 to infinity ब्रैकेट में a n cos n pi by px plus b n sin n pi by px where the coefficients a naught, a1, a2, b naught, b1 bit can be determined in exactly the same manner as in the general discussion of orthogonal series expansion on page 401। ये एक इसने जो 2 में लिखो, ये आपके पास जो है वो बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, हर फंक्शन को आप ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस की सीरीज में एक्सपेंड उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है। कोई भी फंक्शन है आपके पास, वो इंटरवल माइनस पी टू पी डिफाइन है, तो आप उसको जो है इन टर्म ऑफ साइन और कॉस जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो सीरीज 2 है इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये जो पी है, पी जो है या ऑर्थोगोनल सीरीज एक्सपेंशन करनी है सर हमने। नहीं नहीं, आप लोगों ने एक्सपेंशन नहीं करनी ऑर्थोगोनल सीरीज एक्सपेंशन। आप लोगों ने सिंपली जो है वो फोरियर सीरीज जो है किसी फंक्शन की कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए दो चीज़ें हम देख रहे हैं। एक है आपके पास ये बेसिकली ये कहाँ से आई है, इसके पीछे बैकग्राउंड है सारा। फंक्शन को एक्सपैंड करके तो उन्होंने डिराइव की हुई है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। आपने ये बस ये याद रखनी है, ये सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है जनरल, किसी भी फंक्शन की इन टर्म ऑफ साइन और कोसाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समिशन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई पी बाई एक्स प्लस बी एन साइन एन पाई पी बाई एक्स। ठीक है, अब इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है बेसिकली इसमें अननोन चीजें क्या है अगर आप देखें तो, एक आपके पास ए नॉट है, एक आपके पास ए एन है, और दूसरा आपके पास क्या है, बी एन है। ठीक है, पी जो है ये इंटरवल होगा, जिस इंटरवल पे ये जो है ये डिफाइन होगी आपके पास माइनस पी टू पी, जो भी इंटरवल होगा आपके पास गिवन इंटरवल होगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक्स लाइज बिटवीन -5 to 0, फिर 0 to +5, तो फिर पी की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो वो क्वेश्चन से हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और ये ए नॉट ए एन बी एन ये अननोन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के लिए देखें सर ये सारे वो क्या कांस्टेंट होंगे। जी, ए नॉट ए ए नॉट ए नॉट एन ए एन ये बी सारे एन ये कांस्टेंट्स हैं। हाँ जी, ये कांस्टेंट्स हैं। इनके जनरल फार्मूलाज जो हैं
ये अगर आप नीचे आ जाएं तो ये इसने दिए हुए हैं यहाँ पे। ये अगर आप डेफिनेशन में देखें 11.2.1 Fourier series, the Fourier series of a function defined on interval minus p to p is given by f of x is equal to a naught by 2 plus summation n 1 to infinity a n cos n pi by px plus b n sin n pi by bx, where अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के साथ ये कोफिशिएंट उसने डिफाइन किए हुए हैं ए नॉट 1 बाय पाई, ठीक है, माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन की फिर वैल्यू उसने लिखी है 1 बाय पाई माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई बाय पी एक्स डी एक्स, और फिर आगे उसने बी एन की वैल्यू लिखी है 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई बाय पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आई कैसी हैं? ये जो टेबल है बेसिकली इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है जो 8 इक्वेशन में लिखी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज टुगेदर विद दीज कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एंड बी एन इज नोन एज द फोरियर सीरीज। अगर ये कोफिशिएंट डिफाइन ना हो, सिर्फ इक्वेशन नंबर 8 लिखी हो, तो उसको कहते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और अगर उस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के साथ मैं ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज डिफाइन कर दूं तो फिर बेसिकली ये फोरियर सीरीज मेरे पास बन जाएगी। फोरियर किसी भी फंक्शन को इन टर्म ऑफ साइन और कोसाइन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने का? देखो, फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने का फायदा ये है कि अब इतने कॉम्प्लिकेटेड बास फंक्शन ऐसे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज का हमें नहीं पता होता। ठीक है, उनका पीरियड क्या है और वो उनकी डोमेन, उनकी रेंज, ठीक है, और उनका जनरल बिहेवियर क्या है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किन पॉइंट पे अचीव करते हैं, मिनिमम वैल्यूज किन पॉइंट पे अचीव करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिफिकल्ट फंक्शंस जो होते हैं सम उनके वो हम कैलकुलेट या वो प्रिडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर अगर हम किसी फंक्शन को इन टर्म ऑफ साइन और कोसाइन एक्सप्रेस कर दें तो ये साइन और कोसाइन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वेल नोन है, मतलब उनके में पीरियड का भी आइडिया होता है कि इसका पीरियड क्या है और इसकी जो है मैं पीक वैल्यूज किन पॉइंट पे अचीव करता है, तो ये डोमेन रेंज, तो सारी बातें हम फिर जो है उस फंक्शन को हम इस तरह एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है फोरियर सीरीज में फंक्शन जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी नोन की जाए। अच्छा देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो सीरीज है इसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कहाँ से आए हैं? देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को हम लेके चलेंगे और इन्हीं की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ऊपर मैंने जो बात की है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इक्वेशन नंबर 2 में f of x is equal to a naught by 2 plus summation n1 to infinity a n cos n pi by px plus b n sin n pi by px। वो कहते हैं कि नाउ ये जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो ये कह रहा है नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम माइनस पी टू पी। अगर आप माइनस पी टू पी जो है इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट कर दें तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और राइट साइड ए नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट है माइनस पी बाय पी डी एक्स प्लस मिशन इंटीग्रल अंदर जो चला जाएगा ए एन माइनस पी टू पी कॉज एन पाई बाई पी एक्स प्लस बी एन माइनस पी टू पी साइन एन पाई बाई पी एक्स डी एक्स। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। माइनस पी टू पी हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अच्छा, आप देखें कि पीछे हमने जो है वो ऑर्थोगोनल सेट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती थी ऑर्थोगोनल सेट की? सर कम्यूटेटिव है। मतलब है कि अगर आपका दो फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होते हैं कि जब उनका जो है वो इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए। जीरो पे। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो cos n पाई पी एक्स है और sin n पाई बाई पी एक्स है, these are orthogonal to 1 on the interval minus p to p, ऐसे ही है? यस सर। क्योंकि अगर आप 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 cos, ये अगर आप ऊपर देखें ना, ये हमने ऊपर ये पिछले लेक्चर्स की जो
थोड़ी सी मैं ऊपर लेके आता हूँ। ये देखिए 1 cos x cos 2x, तो cos 1 पे ऑर्थोगोनल होते हैं माइनस पाई से लेके पाई तक, ठीक है। तो बेसिकली ये वही जो है कॉन्सेप्ट नीचे यूज कर रहा है। अगर आप इसको इसके इंटेग्रल लेके कैलकुलेट भी करेंगे, मतलब माइनस पाई माइनस पी टू पी कॉस एन पाई बाई पी एक्स, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे साइन एन पाई बाई पी एक्स, और जो भी एन पाई बाई पी है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एन पाई बाई पी फिर डिवाइड भी हो जाएगा, और इसको माइनस पी टू पी इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको आंसर 0 ही देगा, ठीक है। इसी तरह अगली टर्म को अगर आप इंटीग्रेट करें साइन वाली को, तो वो भी आपके पास उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो ये जो दो टर्में हैं इनका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप राइट हैंड साइड पे आपके पास पहली टर्म बचेगी a नॉट बाई टू माइनस पी टू पी डी एक्स। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो a नॉट बाई टू एक्स और माइनस पी टू पी, तो फिर इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद a नॉट की आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 बाई पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्लियर है? समझा दें सर, दोबारा समझा देंगे। एक तो मैं कह रहा था कि साइन और कॉस 1 पे ऑर्थोगोनल है और उसको डायरेक्ट 0 कर दें। अगर जी वो सर। बात नहीं समझ आ रही तो अगर ब्रैकेट्स के अंदर जो इंटेग्रल है इसको मैं इंटीग्रेट करूं cos n पाई बाई पी एक्स, तो इसका इंटेग्रल क्या आएगा, साइन n पाई बाई पी एक्स, और x की जगह फिर जो है वो लिमिट्स अपर लिमिट पुट करेंगे p, तो ये एंगल के अंदर भी एक p आ रहा है तो वो p से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन n पाई पे आपको पता है 0 वैल्यू देता है, और इसी तरह माइनस पी पुट करेंगे तो वो उस पे भी 0, तो पहला इंटेग्रल खत्म हो जाएगा। जी अगला इंटेग्रल जो साइन एन पाई बाई पी एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉज आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी जब आप पी पुट करेंगे तो कॉज एन पाई माइनस फिर माइनस कॉज माइनस एन पाई, तो कॉज के अंदर जो एंगल के अंदर माइनस है वो तो इफेक्ट नहीं करेगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी सेम वैल्यू है उधर, और सेंटर में माइनस है तो वो भी अगला इंटेग्रल भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों इंटेग्रल वैनिश हो जाएंगे, और वो जो 0 कर रहा है वो कह रहा है कि ये साइन कॉस एन पाई बाई पी एक्स है और साइन एन पाई बाई पी एक्स है, दीज आर ऑर्थोगोनल टू 1, सो इनकी वैल्यूज जो है मेरे पास 0 हो जाएंगी। तो ए नॉट की वैल्यू वो क्या निकालता है, 1 बाय पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये समझ आ गया बात की इसकी? सर ये थर्ड की है ना इसने, वो सर जी इसकी नहीं समझ लगी क्या? सर। सिंगल टर्म जो एंड पे आई है ना, इसकी समझ नहीं लगी सर। किसकी? a नॉट बाई टू की जिसने की है। इसकी इंटीग्रेशन नहीं समझ लगी? जी सर। ए नॉट बाई टू है ना, तो डी एक्स है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x। एक्स। तो एक्स में एक्स अपर लिमिट पुट करेंगे तो p माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस p टू पी है। माइनस, तो 2p, वो 2p इसके साथ a नॉट बाई टू के नीचे जो 2 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो p बच जाएगा ना, ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। तो यहाँ से a नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका मतलब a नॉट की वैल्यू मेरे पास नोन होगी है 1 ओवर p माइनस p टू p f ऑफ x dx, एक वैल्यू नोन होगी है। अच्छा, अब a n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करता है, बेसिकली कहता है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 जो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है आपके पास, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे cos m पाई x डिवाइडेड बाई p एंड इंटीग्रेटिंग, ठीक है, cos m पाई x डिवाइडेड बाई p एंड इंटीग्रेट। तो ये जो है आप इसको देखेंगे कि cos की जो वैल्यूज हैं, एक मिनट जरा वेट करें, ये जो cos की वैल्यू है, देखें इसको इंटीग्रेट करें, मल्टीप्लाई करें cos m पाई x डिवाइड बाई p, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन नंबर जो 2 है वहां पे चले जाएं, और cos m पाई बाई पी एक्स लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया माइनस p टू p, तो राइट साइड पे भी इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 में देखें कि एक टर्म है आपके पास cos, जो राइट साइड पे पहली टर्म है cos m पाई बाई पी एक्स, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास
0। इसका आंसर क्या आता है? 0। 0। ये 0 क्यों आया है? सर ये 5 वाली इक्वेशन दोबारा समझा दें कैसे आई। यस सर। 5 वाली इक्वेशन आई है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 विद cos m pi x डिवाइडेड बाय p एंड इंटीग्रेटिंग। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी हर टर्म को cos m pi x डिवाइडेड बाय p से मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ से आगे इंटीग्रेट करने से पहले अगर वो सर प्रोडक्ट और सम वाला फार्मूला खोल दें इसको। हाँ जी, उस तरह भी कर सकते हैं आप। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। वो जो इनकी वैल्यूज बेसिकली लिख रहा है वो बेसिकली लिख रहा है विद द हेल्प ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी हेल्प से इसको जो है वो मेंशन कर रहा है। ठीक है, आप इसको जो है वो कर सकते हैं क्या नाम है। सर प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 2 अच्छा, और फार्मूला खोलेंगे। हाँ उस तरह भी कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये जो देखिए पहला जो इंटेग्रल है वो कह रहा है 0 है ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से कि 1 cos पे ऑर्थोगोनल होता है, तो माइनस पी टू पी अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो होता है वो कहता है कि माइनस पी टू बी cos m पाई पी एक्स और साइन n पाई पी एक्स, ये भी वो 0 कर देता है। ये भी ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से 0 आता है। अगर इसकी ऑर्थोगोनैलिटी आपको समझ नहीं आ रही तो ये आप इसको जो है देख सकते हैं। कॉज और साइन को अगर आप इंटीग्रेट करें सम और प्रोडक्ट के फार्मूले से तो उस तरह भी ये 0 हो जाता है ऑर्थोगोनैलिटी, लेकिन वो डायरेक्ट लिख रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, सर तो लीव ही कर गए यार। सर लीव कर गए ये क्या? गेम है में कर गए यार सर के मुर्गे लाड़े हैं। बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही है। यार इतना अच्छा फ्लो टेम्पो बना हुआ था सर, किधर चले गए? चलो अब सो जाओ। ओ भाई क्लास है। हेलो, आगे सर। आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। यस जी आ रही। ये मैं कह रहा था कि उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस पाई टू पाई कॉस एम पाई पी एक्स और साइन, वो भी 0 आता है। और दूसरे जो इंटीग्रल है कॉस एम पाई पी एक्स और स्क्रीन नहीं शेयर हो रही सर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट, ये दूसरा इंटीग्रल है ये जो दूसरा इंटीग्रल है cos m पाई पी एक्स और cos n पाई पी एक्स,
इसका आंसर कहते हैं 0 आता है अगर m और n इक्वल हैं, और अगर m और n डिफरेंट हैं तो इसका आंसर फिर p आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे दो इंटेग्रल तो वैनिश हो जाएंगे, उसका आंसर 0 आ जाएगा, और जो थर्ड इंटेग्रल था उसका आंसर p आएगा। तो n, तो फिर a n की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, 1/p माइनस p टू p f ऑफ x cos n pi p x dx a n। ठीक है जी। अच्छा, आगे जो है फाइनली पहले आपने cos n pi px से मल्टीप्लाई किया है, अब आप sin m pi px से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे माइनस p टू p। तो इसी तरह जो है पहला इंटीग्रल जो उसमें बनेगा sin m pi px dx ये 0 हो जाएगा, और sin और cos और ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से, या अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इस पे अगर आप फार्मूले लगा दें ना, जो क्या होता है आपके पास, प्रोडक्ट इनटू सम, हाँ प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस, या अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं तो वो कॉज की डबल एंगल आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उससे भी ये चेक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 2 sin यस x सर। cos x, तो ये sin 2x वाला फार्मूला उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और साइन साइन की जो आइडेंटिटी वो यूज करके, तो इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये 0 आ जाएगा और दूसरे का आंसर p आ जाएगा अगर m और n इक्वल रखेंगे ना। अगर डिफरेंट रखेंगे तो वो जो है आपके पास क्या होगा। सिर्फ जी जी। पूरी सीरीज प्रूव तो नहीं ना करनी होगी पेपर में, इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन ही आएंगे ना? हाँ मैं आपको बताता हूँ, पहले हम ये ए एन बी ए नॉट ए एन बी एन इसकी वैल्यूज जो है हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये वैल्यूज आई कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये ए एन जो है बेसिकली उसकी वैल्यू ऊपर हमने निकाली है 1/p माइनस पी टू पी एफ एफ एक्स कॉज एक्स एन पाई पी एक्स डी एक्स। अब नीचे जो है हमने बी एन की वैल्यू निकाल ली है 1/p माइनस पी टू पी एफ एफ एक्स साइन एन पाई पी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आप नीचे जो बात वो कह रहा है द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज 2 विद कोफिशिएंट a नॉट a n and b n defined by 4 6 and 7 respectively is said to be Fourier series of the function. The coefficients obtained from equation 4 6 7 are referred as Fourier coefficient of the function f। बात समझ आ गई इसकी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, और ये उससे फिर हम कोफिशिएंट कैसे डिराइव करते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ये सर क्लियर है? इसकी एप्लीकेशंस वो बता दें सॉरी। एप्लीकेशन अभी बताते हैं ना, इसको अप्लाई करते हैं ना क्वेश्चन पे। सर सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में इसका कोई एप्लीकेशन है इसकी? यार सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में एप्लीकेशन जो है, तो अब मैथमेटिक्स जहाँ पे यूज होता है तो वो तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें यूज होती हैं ना, तो ठीक है। तो बीइंग मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स के फील्ड में, तो हम तो बेसिकली इसको एनालाइज करते हैं कि जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जहाँ पे आपको यूज करनी है तो कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वहाँ पे तो मैथमेटिक्स का रोल क्या होगा कि आपने इसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। अब जो है वो यूज सिविल इंजीनियरिंग में कैसे होगी, तो ये तो वो टेक्निकली सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, जारी बात है। आपको ऐसे सिंपल जो मैथमेटिक्स देखें, कोई भी किसी भी चीज की एप्लीकेशंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट इनफ नहीं होता। मैथमेटिक्स सिंपल कहीं भी आपको जो है वो सिंपली आप कहें जी कि मैथमेटिक्स की फोरियर सीरीज है, इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पहले सबसे पहले होता है प्रॉब्लम को मॉडल करना। ठीक है, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को उसको मॉडल करना, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना। तो प्रॉब्लम को कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट है आपका, तो उसको मॉडल करने के लिए हमें उस सब्जेक्ट का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो फिर ही हम उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैथमेटिक्स का रोल शुरू हो जाता है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें आपके पास है एक्सपेंशन इन फोरियर सीरीज। माइक ऑफ करें। अच्छा, ये एग्जांपल है एक्सपेंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0
और आपके पास x लाइज करता है फ्रॉम माइनस पाई टू 0, और फिर है आपके पास सेकंड फंक्शन पाई माइनस एक्स, और x की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम 0 टू पाई। वो कहते हैं आप इस फंक्शन को फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करें। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस फंक्शन का जो p है, p की वैल्यू वो क्या आएगी? सर पाई सर पी तो इंटरवल है ना सर हमारा, पाई से माइनस पाई से पाई तक। हाँ, माइनस पाई से पाई, तो p की वैल्यू आपके पास पाई आ जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना वो 9 और 10 के साथ, ऊपर जो इक्वेशन है वो कहता है कि p की मतलब है कि जहाँ पे फंक्शन मतलब कि अब साइन है, ठीक है, तो साइन आपके पास जो है वो बेसिकली, मैं अगर आपको कहूँ 0 से लेके तो अपना एक साइकिल कंप्लीट कितने 0 से अगर आप इसको आगे इसका ग्राफ चलाएं 2 पाई तक, तो या 0 से लेके पाई तक ये दोबारा एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट को मिलेगा? सर पाई पे 360 आई थी। पाई पे मिलेगा ना, ठीक है। मतलब है कि एक्स एक्सिस पे पहली वैल्यू 0 अचीव करता है, ये फिर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है पाई बाय 2 पे, और फिर जो है ये किस पॉइंट पे आके एक्स एक्सिस को कट करता है? पाई पे 180 पे। 180 पे, तो पाई फिर उसका सर पीरियड हम बन जाता है। पी को पाई से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। हाँ जी, तो p की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है? पाई है। अब आपने फोरियर सीरीज में बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो है आपके पास, उसके अंदर जो कांस्टेंट है अननोन ए नॉट, ए एन और बी एन, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट अगर आप कर लेते हैं तो आपने बेसिकली उस फंक्शन को फोरियर सीरीज में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे आप जो है, क्योंकि ये फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो ये माइनस पाई टू पाई जो इसका इंटरवल है इसको हम ब्रेक कर देंगे, माइनस पाई टू 0 और फिर 0 से लेके पाई तक। तो माइनस पाई से लेके 0 तक इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की? 0 सर। 0। तो उस वो जो इंटरवल है माइनस पाई टू 0, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, उनके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 है तो वो वैनिश हो जाएगा, और 0 से लेके पाई तक आपके लिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? पाई मैंने चेक। पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स, अब 0 से लेके पाई इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो पाई एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? पाई बाय 2। ए नॉट की सर वैल्यू इनको आ हम गई। अलग अलग कर सकते हैं ना, ए नॉट ए एन और बी एन को। अलग अलग फाइंड आउट करेंगे ना, क्योंकि तीनों के फार्मूलाज डिफरेंट हैं। यस सर। अच्छा, ए एन का फार्मूला क्या है? ए एन का फार्मूला देखें, माइनस 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई ओवर पी एक्स डी एक्स। अब p की वैल्यू क्या है आपके पास? पाई। पाई। पाई सर। तो अगर आप ए एन में p की वैल्यू, पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर पाई आ जाएगा। ठीक है, यस। और माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई ओवर पी, तो p की जगह पाई रखेंगे तो पाई पाई से कैंसिल, तो एन एक्स बच जाएगा आपके पास इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, अब नीचे आ जाए, देखें ए एन की जगह उसने क्या लिखा हुआ है? 1 ओवर पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब उसी तरह आप जो है इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? क्योंकि फंक्शन हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो माइनस पाई टू 0 इंटेग्रल वो 0 हो जाएगा, और फिर आपके पास 0 टू पाई, उसके लिए जो आपके पास वैल्यू है वो पाई माइनस एक्स है। तो 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स साइन कॉज एन एक्स डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर पाई बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपके पास। ठीक है, और पाई माइनस एक्स कॉज एन एक्स, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे?
इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। पाई माइनस एक्स आपके पास u ले लें और जो cos nx है इसको आप बेशक v ले लें, तो u एज इट इज़ आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ v cos nx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin nx, और एंगल का डेरिवेटिव n डिवाइड हो जाएगा और 0 टू पाई इसकी लिमिट है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ, ये एक्चुअली माइनस आता है ना इसमें, तो वो जो अंदर इसको पाई माइनस एक्स को जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसका डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, तो वो प्लस कर देगा। और 1/n ये बेसिकली उसी तरह cos nx को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वजह से 1/n बाहर आया हुआ है, तो 0 टू इंटीग्रेशन पाई। बाय पार्ट्स दोबारा समझा दें थोड़ा सा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या चीज़ मुश्किल है, पाई माइनस एक्स एक फंक्शन आप ले लेंगे u, और cos nx आप फंक्शन ले लेंगे v, और u इंटू वी अप्लाई कर देंगे आप इस पे, ठीक है। तो u इंटू वी का क्या फार्मूला होता है, u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v सेकंड फंक्शन, माइनस इंटीग्रल के अंदर फिर फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव, और हाँ जी, और सेकंड जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वो रूल यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो 1/पाई पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स ओवर 0, तो देखिए पहले इंटीग्रेशन जो है उसमें अगर आप लिमिट पुट करें पाई, तो साइन एक्स की जगह अगर हम पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0, और आगे फिर जो है वो साइन वाली टर्म जो है आपके पास क्या आ जाएगी, तो ये सारा 0 हो जाएगा पहला इंटीग्रल, ठीक है। और दूसरा इंटीग्रल किसकी वजह से 0 हो जाएगा आपके पास, 0 पुट करेंगे x की जगह तो पाई रह जाएगा, और साइन के अंदर जब ये 0 पुट करेंगे एन एक्स की जगह, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो अगला इंटीग्रल भी आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों लिमिट्स की वजह से 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाए इंटीग्रल 1/n 0 टू पाई, तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो cos nx डिवाइडेड बाय n, तो ये 1/n स्क्वायर, और cos पाई n पाई की वैल्यू क्या होती है, cos n पाई की -1 की पावर n, और फिर cos 0 1 हो जाता है, तो ये आपके पास जो है 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई आ जाएगा। तो ये an की वैल्यू इस तरह आप फाइंड आउट कर सकेंगे। इसमें कोई इशू है तो पूछ सकते हैं। नो सर, ये cos n पाई इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये कैसे है? ये कैसे आया है, देखें cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। -1, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, सर 0। नहीं, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, cos 3 पाई की वैल्यू, cos 3 पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, cos 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0 तो आते ही है 1 इसमें। तो इसका मतलब है कि ये पावर्स के ऊपर जो n आ रहा है cos n पाई, तो एंगल के अंदर अगर आप 1 रखेंगे तो पाई, और राइट साइड पे भी पावर में 1 रखेंगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी, cos पाई की वैल्यू -1, और 2 पाई जब एंगल में रखेंगे तो cos 2 पाई इज इक्वल टू -1 की पावर 2, तो उससे फिर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इन जनरल cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात की? यस सर। लगी। ठीक है, तो इसी की वजह से जब भी cos और साइन जो n पाई होता है उसको अब आप कैसे लिखते हैं, साइन n पाई, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, सर वो तो 0 होता है। 0 होती है, ठीक है। n यहाँ पे इंटीजर को डिनोट करता है, वेयर n इज द इंटीजर, 0 1 2 3, ठीक है, +-1 2 भी हो सकती है वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू +0 +-1 +-2 +-3 भी हो सकती है आपके पास। अच्छा, इसी तरह आप जो है वो an की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, अब bn की वैल्यूज के लिए क्या फार्मूला है, 1/पाई, उसी तरह जो आपके पास ये bn की जो वैल्यूज हैं 1/p - p to p f(x) sin n पाई ओवर px dx, तो bn की जो वैल्यूज हैं वो 1/पाई, उसी तरह p की जगह आप फिर अब पाई रिप्लेस कर देंगे, तो 1/पाई 0 टू पाई
पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो सेम मैनर्स आप जिस तरह ऊपर आपने यूज़ किया है कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एन, इसी तरह आप जो है इसी को भी एक्सपेंड उसी तरह करेंगे। माइनस पाई से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से पाई इसको ब्रेक कर देंगे, तो माइनस पाई से ज़ीरो वो जो उसकी वैल्यू फंक्शन की ज़ीरो है। अब 1/पाई ज़ीरो टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स, तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 1/n बी एन का। अब ए एन और बी एन की वैल्यूज जो है आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है उसमें पुट कर देंगे, ए नॉट ए एन बी एन। ए नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है? नहीं नहीं, ए नॉट की वैल्यू आपके पास थी पाई बाय टू, और ए नॉट डिवाइड बाय टू फंक्शन में जो होता है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ए नॉट बाय टू, तो ए नॉट की वैल्यू पाई बाय टू है तो ये पाई बाय 4 बन जाएगी पहली टर्म, प्लस समेशन n 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास जो आपने ये कैलकुलेट किया यहाँ से 1 माइनस माइनस 1 की पावर n डिवाइड बाय n स्क्वायर पाई। तो ए एन की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, बी एन की वैल्यू आपके पास जो है वो भी आ गई है। ठीक है, 1/n। तो इन ए एन और बी एन की वैल्यू आप जो है ये इक्वेशन नंबर जो 8 है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इसमें आप पुट करेंगे तो ये फंक्शन की फोरियर सीरीज आपके पास आ जाएगी। तो ये जो 13 है ये फंक्शन को हमने इन टर्म ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंड कर दिया है। यस, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर अगर इनका इनर प्रोडक्ट सर डायरेक्टली हम अगर ले सकते हो तो हमें फिर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? किनका? जैसे सर फंक्शन में अगर इनर प्रोडक्ट सर पॉसिबल हो कि हम डायरेक्ट ले लें तो सर हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट और सम लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा? नहीं, वो इनर प्रोडक्ट जो है आप सिर्फ जहाँ पे प्रॉपर्टी जीरो हो रही है ना, मतलब 1 आपको पता है ऑर्थोगोनल है कॉज और साइन पे, तो वो जीरो उसको कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर जैसे यहाँ पे पाई माइनस एक्स फंक्शन आ गया था और उसके साथ एक कॉज एन एक्स साइन एक्स, तो ये तो जीरो तो इसका तो हमें नहीं पता कि ये जीरो तो आता है या नहीं आता, तो इस वजह से हम फिर उनकी वैल्यूज तो कैलकुलेट करेंगे ना। यस सर, थैंक यू। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमने उनको इंटीग्रेट किया है। इनर प्रोडक्ट सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी उसमें यूज हो रही थी ए नॉट और ए एन और बी एन की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, उनके फार्मूलाज के, वो फार्मूला आपने डिराइव भी करने हैं और उनको याद भी रखना है कि ए नॉट ए एन बी एन के फार्मूलाज क्या हैं आपके पास, और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 8 में। ओके सर। अच्छा, अब आप अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है ना, तो ये एक तो एक डिराइव करेंगे ए एन ए नॉट बी एन, और इसको आप जो है वो एग्जाम्पल भी पे भी इसको डिटेल से, ठीक है, इंटेग्रल्स को आपने ओपन करना है और इसको फिर देखना है, इसके अंदर कोई इशू आया तो आपने मुझे फिर बताना है कि हमें ये चीज़ क्लियर है या नहीं है। 11.2 एक्सरसाइज देखें, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 फिर आपने सॉल्व भी करने हैं। 16 तक 16 या 16 तक 16। ओके सर। ठीक है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक। इंशाल्लाह। आगे आ जाते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं। फोरियर सीरीज, फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज कब बन जाती है, कोई आप बता सकते हैं? ए एन के साथ कौन सा कोफिशिएंट आता है आपके पास? ए एन के साथ जो टर्म आती है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, तो इसका मतलब है अगर ए एन जीरो कर दें तो कॉज वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो फिर कौन सी टर्म सरवाइव करेगी? साइन साइन वाली।
साइन वाली। जब साइन वाली टर्म प्रेजेंट होगी तो उसको हम कहेंगे फोरियर साइन सीरीज। और अगर आपके पास बी एन कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब है साइन वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास फोरियर कोसाइन कोसाइन। सीरीज रह जाएगी। ठीक है। अब अगर आप देखें कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इसको कहते हैं इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन एफ ऑफ जी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है। ये आपको बताया होगा मैंने कि सिमेट्रिक इवन फंक्शन का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, और जो ऑड फंक्शन होते हैं ये देखें इसका ग्राफ रीजन के अराउंड सिमेट्रिक होता है। ठीक है। तो ये देखें वो वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, और ये आप अगर आप 45 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करें ना ओरिजिन, तो ये जितना ग्राफ वो 45 एंगल पे लाइन अगर आप ड्रा करें जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के केस में, तो जितनी लाइन की एक तरफ ग्राफ है उतना ही लाइन की दूसरी तरफ ग्राफ बनेगा। तो ये साइन और कॉस जो है इसी तरह इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये कुछ आगे प्रॉपर्टीज हैं इवन एंड ऑड फंक्शन की। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज even, the product of an even and odd function is odd, the sum of two even function is even, the sum or difference of two odd function is odd. If f is even, then a minus a to a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx. If f is odd, then minus a to a f of x dx is equal to 0. ये समझ आ गई बात की? ये प्रॉपर्टीज जो एफ और जी प्रॉपर्टीज है ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज है दो। सर यही एक्सप्लेन कर रहे हैं यही दो। देखें अगर आपके पास इवन फंक्शन होता है ना, इवन फंक्शन, तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स वो कहता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है। इसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको माइनस ए टू 0 और फिर इसको 0 टू ए पे ब्रेक करें, माइनस ए टू 0 और फिर इसको 0 टू ए पे ब्रेक करें, इसको मैं ज़रा एक मिनट इसको वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। सर का नेट चला गया। लिख तो रहे हैं सर। कोई और लिख रहा है, ऊपर देखो ना कल लिखा हुआ है। सर आपका माइक म्यूट है सर।
हेलो। यस सर। अच्छा वो माइक म्यूट हुआ था। ये कैलकुलस की बुक अभी उसमें ये डिराइव हुई थी, अभी मुझे यहाँ पे मैं उसको ढूंढ रहा था। ये मैं बहरहाल आपको बता दूंगा ये दोनों प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैलकुलस की बुक में है ये। इंटेग्रल का जहाँ पे हमने डेफिनेट इंटेग्रल नहीं स्टार्ट किया था, वहां पे ये प्रॉपर्टीज उसने जो है दोनों लिखी हुई थी, ठीक है। 5वां चैप्टर। हाँ जी हाँ जी, 5वां चैप्टर बिल्कुल। उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों उसने डिराइव की हुई हैं, ठीक है। आप जरा देख लेना इसको, नहीं तो फिर मैं ये इसको बता दूंगा। एट द मोमेंट आप इसको देखें, एफ अगर इवन है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और अगर एफ ऑड है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा अब आप देखें, अगर एफ आपके पास इवन है, एफ आपके पास क्या है, A1 मतलब इंटेग्रल के अंदर पूरा फंक्शन इवन है। ए एन का फार्मूला क्या होगा आपके पास? काश काश लाइक माइक ऑफ करें जी। ए एन का फार्मूला आपके पास क्या होता है? सर 1 1 ओवर upon पी p integration f of x माइनस into पी टू cos of पी n pi एफ f ऑफ एक्स। cos n pi over px dx, ये फार्मूला होता है ना? सर शोर आ रहा है बहुत yes ज्यादा। श्योर यार, आप लोग ही कर रहे हो ना। अली अदर भाई माइक बंद कर लो। चलिए माइक सब क्यों डिसेबल करते हैं सर? सर इनका माइक म्यूट कर दें सर आप। माइक को एक मिनट यार। अच्छा देखें कि जो ए नॉट का तो फार्मूला वही है, 1 ओवर पी पी एक्स, ठीक है। हम पहले बात समझ नहीं करते लगी हैं सर इसमें। ये किसकी इक्वल बात। सर आपकी अगर आवाज फंक्शन डिस्टॉर्शन बहुत है। आ रही है आवाज अब? सर आप भाई पहले जो आपने बात की उसकी बिल्कुल ये समझ नहीं सर अब लगी। आ रही है लेकिन पहले जब आप अच्छा फरमा रहे थे तब नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन इवन है तो माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये किसकी इक्वल होता है? ए नॉट के सर। नहीं, सर जो 2 into 0 to a। हाँ 2 टाइम्स 0 टू ए, अब वहां पे ए था ना प्रॉपर्टी में, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ इवन है तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही बन जाता है ना। यस सर। यस सर। और अगर एफ ऑड है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल बन जाएगा? 0 की इक्वल बन जाएगा। 0 अच्छा अब आप देखें कि जो आपके पास फोरियर कोफिशिएंट्स होते हैं, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जहाँ पे हेडिंग लिखी है कोसाइन एंड साइन सीरीज में, इसकी बात कर रहा हूँ, इसके जो फार्मूला है नीचे। तो अगर आपके पास एफ इवन है तो माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी फिर वैल्यू क्या बन जाएगी? टू टाइम 2 टाइम्स 0 टू 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। सर। अच्छा अब नीचे आ जाए ए एन में। ए एन का फार्मूला क्या होता है? 1 ओवर पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई पी एक्स डी एक्स। अब आपके पास कॉस फंक्शन जो होता है वो इवन है, और एफ भी हमने क्या सपोज किया? कॉस जो है वो इवन है, और एफ हमने सपोज किया हुआ है कि वो भी इवन है। तो इवन दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा?
इवन ही हो जाएगा। इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो उसने ब्रैकेट डाल के ना अंदर लिखा हुआ है इवन, तो इसका ये मतलब है कि एफ इवन है, कॉस इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट बी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल के अंदर टर्म इवन है। तो अगर ये अंदर ये माइनस पी टू पी लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2/p 0 to p f of जीरो x टू पी हो जाएगा सर। 0 to p हो जाएगा। वेरी गुड। और 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ जाए bn की वैल्यू के ऊपर। bn की वैल्यू भी देखें, जो इंटीग्रल के अंदर उसने लिखी हुई है कि ये ऑड है। ऑड क्यों है? f आपके पास क्या है? इवन है। इवन और साइन आपके पास क्या होता है? ऑड है सर, ऑड ऑड ऑड। और प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड क्या होता है आपके पास? इक्वल टू ऑड होता है सर। ऑड होता है। और अगर आपके पास तो इंटीग्रल में ऑड फंक्शन है और माइनस पी टू पी लिमिट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो जीरो आएगा सर। जीरो आएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास फंक्शन इवन होगा, जब आपके पास फंक्शन क्या होगा? इवन होगा, तो ए नॉट की वैल्यू आएगी और ए एन की वैल्यू आएगी। और बी एन आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में कौन सी सीरीज अपीयर होगी आपके पास इवन फंक्शन की कोसाइन केस? सीरीज सर, इवन फोरियर कोसाइन सीरीज। फोरियर, क्योंकि ए बी एन जीरो हो जाएगा ना, तो बी एन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में बी एन के साथ आपके पास साइन की टर्म आती है, तो बी एन जीरो होने का मतलब है कि साइन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो कॉज कॉज वाली सीरीज आ जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास जब फंक्शन इवन है तो आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज अपीयर होगी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन को अगर हम पहले चेक कर लें कि वो इवन फंक्शन है, तो हमें फिर बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो अंडरस्टूड है कि वो जीरो आएगी। हम सिर्फ ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसकी जो है वो सीरीज लिख देंगे। ठीक है। इस तरह आपके पास अगर फंक्शन ऑड है, तो ऑड फंक्शन के केस में वो आपके पास ए नॉट भी जीरो आता है और आपके पास ए एन भी जीरो आएगा, और सिर्फ आपके पास बी एन की वैल्यू सर्वाइव करेगी। तो उस केस में आपके पास कौन सी सीरीज अपीयर होगी? फोरियर साइन सीरीज साइन फोरियर सीरीज। साइन सीरीज में। ठीक है। ए नॉट है ना, 1/p माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर आपके पास फंक्शन ऑड है तो माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? जीरो। और इसी जीरो तरह ए एन जो है माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई पी एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ऑड है, कॉज इवन है, तो उनका प्रोडक्ट ऑड बन जाएगा, तो वो आपके पास जो है वो जीरो हो जाएगा उस केस में ए एन। और बी एन में जब एफ ऑफ एक्स जो है ऑड है और साइन भी ऑड है और प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन, तो माइनस पी टू पी फिर वो टू टाइम बन जाएगा 0 to p f of x sin n pi p x dx। सर एफ ऑफ या आर्ट ये कैसे पता करेंगे? सॉल्व करके पता करेंगे? नहीं, ये फंक्शन आपको गिवन होगा ना, ये तो इवन और ऑड चेक करना तो आपको आता है। यस सर, एक्स की वैल्यू मैनेज एक्स कर देंगे। इवन वाले में जो ए की लिमिट है हाँ वो जी, 0 to p कैसे हुई है? वही इसी तरह हम चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ये देखें, द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस पी टू पी इज कोसाइन सीरीज। तो उसने ये लिखा हुआ है कि इवन फंक्शन होगा तो कोसाइन सीरीज अपीयर होगी। तो उसमें बी एन वो जीरो कर देता है ना, वो समीशन के अंदर एक टर्म उसने नहीं लिखी हुई बी एन, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो गई है। तो ए नॉट बाई टू प्लस एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई ओवर पी एक्स, और बी एन जीरो उसने कर दिया है, और ए नॉट और ए एन वही उसने डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब आप देखें, एक्सपैंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स माइनस टू से टू तक है, इसको आप फोरियर सीरीज में एक्सपैंड करें। ठीक है। तो इसको फोरियर सीरीज में देखें, एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो ये इवन फंक्शन है, तो फिर इसके लिए आपके पास कौन सी सीरीज बनेगी? फोरियर साइन सीरीज सर ये बनेगी। ऑड नहीं होगा सर, ये जो एग्जांपल है। हाँ सर ये इवन ये कैसे जो है हमें सर? ऑड होगा ये ना सर, फंक्शन ये ऑड है ना, केस होगा इवन सर, नहीं है, इसलिए ऑड है। ये ऑड सर ऑड है। फंक्शन है, इवन नहीं है। ठीक है। और फंक्शन अगर ना इवन हुआ ना ऑड हुआ, तो फिर आप सिंपल उसकी डायरेक्ट फोरियर सीरीज कैलकुलेट करेंगे। उसमें ए नॉट भी कैलकुलेट करेंगे, ए एन भी कैलकुलेट करेंगे, और बी एन भी कैलकुलेट करेंगे। और फंक्शन अगर आपके पास ऑड हुआ तो फिर आप उसकी क्या कैलकुलेट करेंगे? फोरियर साइन सीरीज। और फंक्शन अगर आपके पास इवन हुआ तो उसकी कौन सी सीरीज कैलकुलेट करेंगे? फोरियर कोसाइन सीरीज। कोसाइन तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ये जो है बेसिकली
एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। और पी की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करना भी जरूरी होता है। पी की वैल्यू 2 होगी ना सर? सर ये तो पीस वाइज फंक्शन है ना सर, इसमें 2 होगी। नहीं, ये पीस वाइज नहीं है, ये तो सिंपल ए की फंक्शन है, एक्स है ना, पीसीज में डिफाइन तो नहीं है। 2 इसकी वैल्यू 2 है। हाँ जी, -2 से 2 तक 2 होगी सर। 2 होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी और बी एन आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसमें ए नॉट भी 0 और ए एन भी 0 है, तो बी एन की वैल्यू 1 आएगी सिर्फ। और बी एन की वैल्यू होती है 0 टू जो भी बी एन का फार्मूला उसने डिफाइन किया हुआ है। फोरियर साइन सीरीज ये देखो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में फोरियर साइन ऑड फंक्शन के लिए इसने डिफाइन किए। तो बी एन है आपके पास 2 बाई पी, पी 2 है तो बार 2 बाई पी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, साइन एन पाई बाई 2x, इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी। सर फॉरियर सीरीज ऑफ साइन में ये bn 0 नहीं होता? साइन जब सीरीज अब में ए नॉट और ए एन 0 होता है और बी एन सर्वाइव करता है। और फोरियर जो कोसाइन सीरीज है उसमें आपके पास ए bn 0 नॉट और ए एन सर्वाइव करते हैं, बी एन 0 होता है। और उसकी रीजन मैंने आपको बताई है, वो जो इवन और ऑड की जो दो ऊपर प्रॉपर्टीज थी ना, उससे मैंने इसको 0 किया था। अच्छा देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स लाई करता है बिटवीन -पाई टू 0 और 1 x lies between 0 to pi is odd function on the interval -pi to pi where p is pi। ये कैसे पता चला कि ये odd function है? सर उसने खुद से कंडीशन दे दी है। नहीं, उसने खुद से तो कंडीशन दी ही है, लेकिन मैं अगर कंडीशन आपको नहीं देता तो आप चेक कर सकते हैं ये f of x is equal to -1 -पाई से 0 तक और 0 to pi जो है इसकी वैल्यू 1 है। सर ये कोफिशिएंट गिवन है ना सर, हम इसमें चेक ही नहीं कर सकते। नहीं, कोफिशिएंट मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। फंक्शन f of x is equal to -1 x lies between -पाई to 0 और 1 0 to y। आप इसको एक फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करें, फोरियर साइन बनाए, फोरियर कोसाइन बनाए, या फोरियर सीरीज, आप कैसे चेक करेंगे इसको? और यहाँ पे जो पाई और माइनस पाई की वैल्यू पर 1 और -1 है तो ये कोस फंक्शन के लिए अंतर है ना, इसलिए फिर ऑड फंक्शन हो गया। ये क्या कर रहे हैं? और कोस फंक्शन पे हमारे पास पाई और -पाई पे 1 और -1 है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इसमें ऐसा है कि मैंने आपको एक बात बताई थी इवन और ऑड फंक्शन में। एक तो सिंपल वे होता है ना चेक करने का कि अगर एक सिंगल फंक्शन जैसे ऊपर x डिफाइन था तो आपने सिंपली चेक कर लिया था कि वो जो है ना वो इवन है या ऑड है, ठीक है, उसको माइनस से रिप्लेस करके। एक तरीका ये मैंने आपको बताया है कि इवन फंक्शन जो होता है इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, और जो ऑड फंक्शन होता है इसका ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन। किसके अराउंड सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन ओरिजिन के। तो अगर मैं इस पे एक 45 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक होगा उस लाइन के? सर ये समझ नहीं आई, बता दें ये जरा करके इसको 45 डिग्री। यस सर, ये ओरिजिन पे ही बनता है सर। हाँ, ओरिजिन पे सिमेट्रिक, मैं एक मिनट बता देता हूँ। सर अटेंडेंस भी लेना है सर। अटेंडेंस भी लेते हैं, एक मिनट। ये अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन क्लियर होंगी, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया आपको, लेकिन ये जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये बात आपको समझ नहीं आएगी। मेरी बात समझ आ रही है? नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको मैं पूरी असाइनमेंट देता हूँ, ये आप लोगों ने सबमिट मुझे करनी है। ओके सर। अच्छा, फंक्शन आपके पास क्या है? माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है? -1 -पाई टू पाई -1 और 1।
ये x कहाँ से कहाँ तक है, -π to 0, यस और सर। ये x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके π तक, ऐसे ही है। एक इधर इक्वलिटी भी है। यस तो आप देखें कि ये -π है आपके पास ना, और ये आपके पास +π है। तो -π से π y वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है कि ये -1 है आपके पास, ये आपके पास +1 है, तो ये यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ पे आ जाती है। सॉरी ये -π है, एक मिनट, ये -π to 0 -1 है y वैल्यू, और फिर आगे 0 से π कहाँ तक है, 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये जो राइट से मैं ड्रा करूँगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट दी, अगर आप 45 पे एक लाइन ड्रा करें ओरिजिन की, ये देखें, इसको अगर मैं इस तरह एक लाइन ड्रा करूं, ये चले मैं ब्लू लाइन ड्रा करता हूं, ये वाला, तो क्या ये लाइन सिमेट्रिक है? मतलब है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। नहीं, सिमेट्रिक का मतलब ये देखें, एक मिनट, जो आपके पास ये किसका ग्राफ है, x³ का, i³ हाँ, तो इस ग्राफ को अगर आप जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट करें, तो क्या ये दोबारा वही ग्राफ बनेगा? जो नीचे वाली लाइन है वो बन जाएगी, ऊपर वाला जो पोर्शन है, देखें ना इसको, अगर यहाँ ये लाइन है, इसको अगर आप मैं रोटेट करूं तो ये दोबारा ये लाइन बनेगी, सिमेट्रीज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसमें भी ऊपर वाले ग्राफ में भी देखें कि अगर आप उसको रोटेट करें ना एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये नीचे वाला ग्राफ बन जाएगा? या नीचे वाले ग्राफ को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ऊपर वाला ग्राफ बन जाएगा? यस सर। बन जाता है। बिल्कुल ऐसा। यस सर बन जाता है। यस सर बन जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर आप इस ग्राफ को इनको रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नीचे वाला पोर्शन बेसिकली ऊपर वाले पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये मैंने आपको बताया भी था कैलकुलस के अंदर, जब हमने शुरू में फंक्शंस हमने स्टडी किए थे। पानी क्यों ना पीता? भाई म्यूट करो सर, इन्हें म्यूट करें सर। पानी क्यों कौन है यार ये? अब्दुल हसीब भाई माइक बंद कर लो यार। इसको तब पता नहीं है क्लास के। तो भाई माइक ऑफ कर लें। सर उसको पता नहीं होगा। सर आप कर दें सर, उन्हें नहीं पता। सर आप काइंडली माइक म्यूट कर दें सर, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है इनकी वजह से। एक मिनट क्लास से निकाल। तो मैं एड़ा शायद फाइंड तार हो तूने क्या रास्ता है के मैंने हां रोज एक लम्बा तो वो क्या कही हूं? ए बैग क्या मका दो वो क्या है? हां ठीक है गाड़ी आप नहीं मैं सुना तो जवाब दे यार। सही सालन चाहिए, सालन है तो चाह नहीं सर ये क्लास से निकाल तो फिर सर ये भाई कैसे क्लास ले रहे होंगे? नहीं क्यों नहीं? आप ले रहे हो ना इतना बहुत। अच्छा एक ग्रांट लो
ये है कौन यार? ये पहले तो इसका मुझे नाम बताओ, इसको इतनी सेंस नहीं है। अच्छा, ये समझ आ गई बात की जो मैं कह रहा था? यस सर, समझ आ गई है। तो सर लीव कर दिए यार। सर आवाज नहीं आ रही। आपकी समझ आ गई है? यस सर। यस सर। समझ आ यस सर आ गई। यस सर, आ गई है। अच्छा, एक मिनट में आपको सब समझ आ गया। एक और ग्राफ बताता हूँ ना। यस सर। ये जो हमने एग्जांपल की थी ना, ये जो एक फोरियर क्वेश्चन नहीं किया था ऊपर, इसका इसने साइड पे ग्राफ ड्रा किया होता। ये देखें 11.2.1, ये आपको शो हो रही है? नहीं सर, कर नो सर। अच्छा, बुक नहीं शो हो सर रही? सर व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको ये शो हो रही है बुक? यस सर। यस सर। इसने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है -π से लेके 0 तक। इसकी वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की? 0। और फिर आगे जो है वो 0 से लेके π तक इसकी वैल्यू है π - x। उसको उसने जो है ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। ये ग्राफ समझ आ गए? यस सर आए। अच्छा, ये देखें ग्राफ, अगर आप देखें ये ग्राफ ना ही वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है और ना ही ओरिजिन के अराउंड, मतलब कि रोटेट कराऊं तो ग्राफ बन जाए। तो ये ना इवन फंक्शन का ग्राफ है ना किसका ग्राफ है? ओड का। और हाँ ही 8 फंक्शन। ठीक है, तो जब ऑड और भी इवन इवन दोनों का नहीं है सर। नहीं है तो इसमें इसका मतलब है कि ये आप इसमें फोरियर सीरीज बनेगी, इसमें ए नॉट भी फाइंड आउट करेंगे, ए एन भी फाइंड आउट करेंगे और बी एन भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक सर है, हम इस पे सिंपल फॉरियर एक्सपेंशन लगाएंगे। हाँ, फोरियर एक्सपेंशन ए नॉट ए एन बी एन सारे लगाएंगे। लेकिन ये देखें ये ग्राफ ये 13.3.1 है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये नीचे देखें ग्राफ के नीचे लिख रहा है इवन फंक्शन ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो देखिए आप अगर वाई एक्सिस के अराउंड इसको जो है वो रोटेट करें तो आपके पास ग्राफ में चेंज कोई नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा ग्राफ जो होता है वो ये होता है कि आप अगर आप उसको 360 एंगल पे जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो वही ग्राफ बन जाएगा। सर वैल्यूज में तो डिफरेंस आती है ना। तो इस तरह आप जो है वो चेक कर सकते हैं इवन और ऑड का ग्राफ। ये देखें y इज इक्वल टू एक्स, ये भी आपके पास जो है वो एक ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ भी प्लॉट करके अगर आप जो है इसको रोटेट करवाएं तो ये दोबारा वही ग्राफ बन जाएगा। तो ये इस तरह इवन और ऑड फंक्शन के आप जो है चेक कर सकते हैं ग्राफ्स को और फोरियर स्क्रीन सीरीज। शो ही नहीं हो रही। कोई नहीं यार, अब क्लास में लगे, कोई बात हो रही है। अब होगी। यस सर नहीं है स्क्रीन सर। शो। और ये सर सिग्नल अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो कह रहा है इसको आप एक्सपेंड करें। ये बेसिकली आगे आ गई है हाफ रेंज एक्सपेंशन। चलिए इसको रहने दे फिलहाल। हाफ रेंज एक्सपेंशन क्या है? यहां तक आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, फोरियर साइन सीरीज और फोरियर कोसाइन सीरीज।
11.3 एक्सरसाइज। पहले आपने कैलकुलेट करना है कि इवन है या ऑड फंक्शन है। कुछ क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फंक्शन इन एन अप्रोप्रिएट साइन और कोसाइन सीरीज। वो कह रहा है कि आप फंक्शन को साइन में करें एक्सपेंड या कोसाइन में। तो साइन और कोसाइन किस पर डिपेंड करेगा? इवन ऑड पे। इवन ऑड पे। फंक्शन इवन है या ऑड उस पे डिपेंड करेगा ऑड सर। है तो उस पर डिपेंड करेगा कि आप साइन में करेंगे या उसको कोसाइन में एक्सपेंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 24 11.3 एक्सरसाइज। मेरी बात सर समझ आ ये गई? जो आप हमने सर क्वेश्चन रिपीट सर कर जी दें अगेन कौन कौन प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 2। क्वेश्चन नंबर 24। सर असाइनमेंट किस चीज की होगी सर? असाइनमेंट ये आज की जो दोनों एक्सरसाइजें हैं इसके सॉल्यूशन आप मुझे असाइनमेंट के तौर पे जमा कराएंगे। नेक्स्ट मंडे क्लास तक सर? हाँ नेक्स्ट जो मंडे को क्लास होगी उसके अंदर। तो फिर थोड़ा कम कर दें सर, ये क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। नहीं ग्रुप बना के सर सीआर को सबमिट करवानी सर है। असाइनमेंट छोड़ो सर, वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे सर। ग्रुप बना के नहीं नहीं वैसे आपको पता है, ये मुझे पता है। आप अपने कमेंट्स जरा अपने पास रखें इसको जरा, मुझे इसकी सर असाइनमेंट चाहिए। सीआर को सबमिट करवानी है। सर सीआर को सबमिट ग्रुप बना करवानी के है। करना है। हर क्लास का सीआर अपने हर क्लास के पूरी क्लास सीआर को सबमिट करेगी और सीआर या एक फोल्डर क्रिएट कर लो वहां पे, उस हर सेक्शन का अलग फोल्डर, उसमें आपने अपलोड करनी है। किसी ने मुझे ईमेल नहीं करनी, व्हाट्सएप मुझे किसी ने असाइनमेंट नहीं करनी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा उसको। पर ग्रुप में करनी है। ग्रुप में नहीं, हर किसी ने सेपरेट करनी है। यार सीआर को करनी है ना समय। पता हो गया। ठीक है जी सर अटेंडेंस ले लें सर, यहाँ नेट का कनेक्शन नहीं हो रहा। अटेंडेंस ले लें सर, नेट कनेक्शन बहुत स्लो आ रहा है सर इधर। एक मिनट। मैं ले लेता हूँ अटेंडेंस इसकी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मॉड फंक्शंस है, इनका भी थोड़ा सा आइडिया दे। मॉड वाले फंक्शंस है जी सर, जो अभी आपने 11.3 बताई है। अच्छा 11.3 इसमें कौन सा है आपके पास? सर क्वेश्चन नंबर 10 भी मॉड वाला है, 23 भी और 13 भी, तो इनमें से कोई एक बता दे, थोड़ा आइडिया दे दे। अच्छा डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज इवन ऑड और नीदर। तो इसमें अगर आप जो है वो x की जगह आप अगर -x रिप्लेस करें तो मॉड फंक्शन नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देता है सर। पॉजिटिव कर देगा। तो फिर ये फंक्शन आपके पास इवन है या ऑड है? इवन फंक्शन सर, मॉड वाले इवन फंक्शन होगा। हाँ इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है तो इसी तरह आप जो है वो 16 में भी यही है। ठीक है कि x और x मॉड है, तो बाहर -x आएगा, अंदर जो है वो x मॉड है, तो x मॉड की जगह -x, तो ये ऑड बन जाएगा ना। यस सर। ठीक है जी। सर ये जब साइन और कोसाइन वाले करने हैं तो पहले इसके वो सॉल्व करेंगे ना कि इवन है या ऑड है। हाँ जी हाँ जी फिर उसके बाद आपको आइडिया होगा ना। सही है। ठीक है सर ये 1 से 10 तक तो सिंपली सर हमें मतलब चेक करने हैं पहले सर। 1 से 10 तक चेक करने हैं बिल्कुल। यस सर, वो एक्सपेंशन नहीं लगानी है।
नहीं नहीं, इन पे एक्सपेंशन नहीं लगानी। वो कहता है कि आप चेक करें फंक्शन इवन है ऑड है या इवन ऑड नहीं है, कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई Yes, ऑप्शन नहीं है। ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है ना, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, इनको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। -1 to 0 एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, फिर 0 to 1 जो है माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो वो आप सिमेट्री से चेक कर लेंगे उसको, ठीक है। yes sir. जिस तरह मैंने अभी एक नहीं बताया था ग्राफ, यस सर। उस तरह आप देख लेंगे। ठीक, और कोई क्वेश्चन है तो? सर अटेंडेंस हो गई है? मैं अटेंडेंस ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल में तो होगी ये शायद अटेंडेंस। ठीक है जी, ओके सर। इसमें देखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ है सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें। रिकॉर्डिंग पता नहीं दोबारा मैंने शुरू की भी थी या नहीं, मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है। नेक्स्ट जो है ना